हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग एकेडमी में। आज हम आपके लिए अगला केस लेकर आए हैं जो कि एक 55 वर्ष महिला का है जिसको मिक्सेडिमा कोमा से डायग्नोस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस केस की डिटेल्स। ये मिक्सेडिमा होता क्या है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं, एंड अगर आप एज ए नर्स काम कर रहे हो तो आप ऐसे पेशेंट्स कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मिक्सेडिमा कोमा होता क्या है। मिक्सेडिमा कोमा एक जानलेवा बीमारी होती है जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है। हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है, इसमें जो थायराइड हार्मोन होता है वो नॉर्मल रेंज यानी नॉर्मल मात्रा से कम होता है शरीर में, तो उसी की वजह से ये बीमारी हो सकती है। और इसकी वजह से जो भी मेटाबॉलिक रेट होती है जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उस पे इफेक्ट पड़ सकता है या वो डिक्रीज हो सकता है। और जो बाकी सिस्टम्स होते हैं हमारे शरीर में वो भी काम करना बंद करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और जो मानसिक स्टेटस होता है एक व्यक्ति का उस पे भी असर पड़ता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति कोमा में चला जा सकता है। ये था मिक्सेडिमा कोमा का डेफिनेशन जो हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे मिक्सेडिमा कोमा के कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसके मेनली दो कारण हो सकते हैं, एक होता है क्रॉनिक हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। जो मेन रीजन होता है, मेन कारण हो सकता है वो है क्रॉनिक हाइपोथायरॉयडिज्म। क्रॉनिक हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा यानी थायराइड हार्मोन नॉर्मल रेंज में नहीं होगा, अगर उसने उस हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज नहीं किया होगा तो उसकी वजह से क्रॉनिक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और जिसकी बदौलत से मिक्सेडिमा कोमा हो सकता है। तो मेन कारण यही है। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अगर किसी को इन्फेक्शन होगा, निमोनिया होगा, उसकी वजह से हो सकता है। अगर किसी का जो त्वचा है या किसी का जो शरीर है अगर ठंड एटमॉस्फेयर में वो एक्सपोज हो गए उसकी वजह से हो सकता है, या अगर कोई ड्रग्स ले रहा होगा, सिगरेट पी रहा होगा, शराब पी रहा होगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। या अगर किसी को एक्सीडेंट होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है या सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। या अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है जैसे किसी को हार्ट फेलियर होगा या किसी को स्ट्रोक होगा यानी ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा पूरे शरीर में, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मिक्सेडिमा कोमा हो सकता है। तो अब हमने ये सारे कारण देखे यहाँ पे जिसकी वजह से मिक्सेडिमा कोमा हो सकता है। अब हम देखेंगे अगर किसी का शरीर इन कारण की ओर एक्सपोज हो गया तो उसकी वजह से कौन से लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, एज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इस बीमारी की वजह से यानी मिक्सेडिमा कोमा की वजह से जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ सकता है, उन पे असर पड़ सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला सिस्टम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या आता है, इसमें जो मानसिक स्टेटस होता है एक व्यक्ति का उस पे इफेक्ट पड़ सकता है, या जो उसकी बॉडी टेम्परेचर होता है एक व्यक्ति का वो कम होता है, नॉर्मल रेंज से कम होता है, जिसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। जैसे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 35 डिग्री अगर होगा यानी नॉर्मल से कम होगा तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। इस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में ये इफेक्ट पड़ सकता है। तो दूसरा जो सिस्टम है जिसपे इफेक्ट पड़ सकता है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो हार्ट है उस पे इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक व्यक्ति की हार्ट रेट है वो कम हो सकती है जिसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। या हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन होता क्या है, इसमें जो एक व्यक्ति का बीपी होता है वो भी कम होता है। तीसरा जो सिस्टम होता है जिसपे इफेक्ट पड़ता है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक व्यक्ति को दिक्कत होता है सांस लेने में, या जो उसके फेफड़े होते हैं उनके दरमियान फ्लूइड जमा होता है। तो चौथा जो सिस्टम है जिसको
इफेक्ट पड़ सकता है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या हो सकता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन हम दे सकते हैं या पेट में सूजन हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो फिफ्थ जो सिस्टम है जिस पे इफेक्ट पड़ सकता है वो है डर्मेटोलॉजिकल या त्वचा पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो त्वचा हो सकता है वो सूखा हो सकता है या जो उसका एक व्यक्ति का त्वचा हो सकता है वो ठंड होगा। ठीक है, यानी बाय विजुअलाइजेशन हम ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं, असेसमेंट कर आंखों से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का जो स्किन है या फील कर सकते हैं वो सूखा है, वो ठंड जैसा है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण होते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, यानी जो भी हमने अभी लक्षण देखे डिफरेंट सिस्टम्स में कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है, ये मिक्स्ड एडिमा कोमा में हो सकते हैं। तो यही साइन्स एंड सिम्टम्स देख के अगर आप एज ए नर्स काम कर रहे हो तो आप ये साइन्स एंड सिम्टम्स दिमाग में रख के कैसे ऐसे कंडीशंस ट्रीट कर सकते हो। यानी अगर आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, यानी मिक्स्ड एडिमा कोमा केसेस आते हैं आपके पास, उनके जो लक्षण भी होंगे जो हमने ऑलरेडी देखा कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे हैंडल करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है असेसमेंट। यानी हम पेशेंट की जो वाइटल साइंस है, जैसे टेम्परेचर होता है, क्योंकि हमने इस कंडीशन में देखा जो टेम्परेचर रहता है वो बिलो नॉर्मल रेंज रहता है, हाइपोथर्मिया होता है तो वो भी हम फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट भी चेक करेंगे। ठीक है, बीपी भी चेक करेगी क्योंकि बीपी भी इसका लो रहता है, और इसका जो मानसिक स्थिति होता है वो भी हम फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे ताकि हम देखें कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, या अगर उसकी मेंटल स्टेटस खराब है तो किस प्रकार की या किस रेंज में वो खराब है। ठीक है, वो सारा हम इसमें एसेस करते हैं। दूसरा जो है वो है आईवी देते हैं, यानी इंट्रावेनस फ्लूइड्स हम उसको ज्यादा से ज्यादा देते। क्यों देते हैं, ताकि जो पेशेंट है हमेशा हाइड्रेट रहे, और उसको सारे ड्रग्स देते हैं जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए गए होंगे ऑन टाइम, यानी टाइम पे वो सारे मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को। और तीसरा जो मेन पॉइंट आपको याद रखना होगा इस कंडीशन के रिलेटेड, क्योंकि जो मेन कारण था इस कंडीशन में वो था हाइपोथायराइडिज्म में, थायराइड हार्मोन की कमी थी यहाँ पे। तो उसी थायराइड हार्मोन को दूर करने के लिए, उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी अगर हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, हम एक व्यक्ति एक पेशेंट को क्या दे सकते हैं, लिवोथायरॉक्सिन दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो, इस लिवोथायरॉक्सिन की वजह से क्या होगा, उसका जो थायराइड हार्मोन है वो नॉर्मल मात्रा में आ सकता है और पेशेंट मिक्स्ड एडिमा कोमा से रिकवर हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो चौथा जो पॉइंट है वो है मेंटेन नॉर्मोथर्मिया। नॉर्मोथर्मिया क्या होता है, जो ऑलरेडी हमने लक्षण में देखे कि जो एक मरीज होता है उसका जो तापमान होता है इस कंडीशन में वो डिक्रीज, वो कम रहता है, नॉर्मल रेंज से कम रहता है। तो उसी को नॉर्मल में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को हमेशा गर्म रखते हैं ताकि पेशेंट का जो टेम्परेचर है, पेशेंट का जो तापमान है वो हमेशा नॉर्मल रहे। और फिफ्थ जो पॉइंट है, जो भी पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हम बैलेंस में रखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंसेस होते हैं वो हम चेक करते हैं और हम उसको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो नॉर्मल मात्रा में आ जाए। तो ये थे स्टेप्स। इसके अलावा अगर आप पेशेंट को कंटिन्यूअस केयर देना चाहते हो तो कंटिन्यूअस केयर के लिए आप कौन से स्टेप्स फॉलो अप करोगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सपोर्टिव केयर, यानी आप हमेशा पेशेंट को सपोर्ट करोगे। आप उसको ऐसा फील नहीं करवाओगे कि वो बीमार है, वो मरीज है, आप हमेशा उसको सपोर्ट करोगे। सपोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए एक सुरक्षित जगह पे रखोगे, यानी सुरक्षित एनवायरनमेंट दोगे, और वैसा एनवायरनमेंट दोगे जहां पे कोई शोर नहीं होगा, क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं ये इनकी जो मानसिक कंडीशन होती है वो ठीक नहीं होती, उनको ज्यादा शोर पसंद नहीं, इसीलिए उनको एक खामोश एनवायरनमेंट और एक सुरक्षित माहौल प्रोवाइड करेंगे।
दूसरा जो है फ्लूइड मैनेजमेंट, फ्लूइड में हम कंटिन्यूअसली उनको आईवी फ्लूइड देंगे ताकि ये जो पेशेंट से हमेशा हाइड्रेट रहे, हाइड्रेट की वजह से वो हमेशा स्टेबलाइज रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम फ्लूइड्स कंटिन्यूअसली नहीं देंगे उससे वो डिहाइड्रेट होंगे और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा जो पॉइंट आप याद रखिएगा वो है कम्युनिकेट विद हेल्थ केयर टीम, यानी जो भी हेल्थ केयर टीम होता है उसके साथ आप कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, वेरी गुड। यानी अगर आप एज ए नर्स काम कर रहे हो, जो भी चेंजेस आ रही होगी इस पेशेंट में, आप वो सारा जो भी फिजिशियन होगा, जो भी डॉक्टर होगा उसके साथ शेयर करोगे ताकि उसी कंडीशन, उसी स्टेटस की को देख के, को दिमाग में रख के डॉक्टर उसको ट्रीट करे। ठीक है, वेरी गुड। ताकि जो पेशेंट की मेंटल स्टेटस है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो भी डेली मेंटल स्टेटस आप चेक कर रहे हो इस पेशेंट का, वो आप कम्युनिकेट करोगे बाकी डॉक्टर्स के साथ भी। ठीक है, वेरी गुड। तो अगला जो है यानी फोर्थ पॉइंट वो है पेशेंट एजुकेशन, यानी पेशेंट को हम, ये जो मरीज होता है उसको हम शिक्षा देते हैं। शिक्षा किसके रिलेटेड देते हैं, क्योंकि ये जो मरीज होता है इसको थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं हम। क्यों देते हैं, ताकि जो पेशेंट का जो थायराइड हार्मोन है वो नॉर्मल मात्रा में आ जाए, इसीलिए हम देते हैं थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, उसके लिए शिक्षा देते हैं, यानी इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है एक पेशेंट के लिए। अगर हम थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे उसके कौन से फायदे हो सकते हैं और कुछ अगर साइड इफेक्ट्स होंगे वो भी पेशेंट को बोला जाता है। ठीक है, इनिशियली जब भी वो थेरेपी दी जाती है एक पेशेंट को। तो अगर हम ओवरव्यू करेंगे, इस केस का ओवरव्यू देखेंगे, तो इस केस में हमने अब क्या देखा, ये जो मिक्स्ड एडिमा कोमा की बीमारी है ये एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, जिसको अर्ली डायग्नोस करना और अर्ली ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप एज ए नर्स काम कर रहे हो तो इनिशियल आप कौन से स्टेप्स फॉलो अप करोगे, आप पेशेंट को हमेशा स्टेबलाइज रखोगे, ज्यादातर आप जो आपका ध्यान होगा वो स्टेबलाइजेशन पे होगा और आप पेशेंट को हमेशा सपोर्ट करोगे। ठीक है, वेरी गुड। तो कंटिन्यूअसली आप शिक्षा दोगे पेशेंट को, आप उसके जो वाइटल्स है चेक करोगे, कंटिन्यूअसली आईवी फ्लूइड्स दोगे और जो भी डेली कंडीशन होगी पेशेंट की वो आप डेली बेसिस पे डॉक्टर के साथ, फिजिशियन के साथ या बाकी हेल्थ केयर टीम के साथ शेयर करोगे ताकि पेशेंट जल्दी ही रिकवर हो जाए और प्रिवेंट हो जाए इस बीमारी से। तो ये था इस केस के रिलेटेड। तो जब भी आपके पास ऐसे केसेस आएंगे तो आप आसानी से डायग्नोस कर सकते हो लक्षण देख के, और आप कारण भी बोल सकते हो कि किस कारण से ऐसी बीमारी हो सकती है। और एज ऑलरेडी आपने इस केस में देखा कि एज ए नर्स आप कैसे केयर कर सकते हो ऐसे पेशेंट्स के लिए, तो आप अच्छा केयर भी दे सकते हो ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।